इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मोतिहारी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बताते चले कि जमीन और हाल ही के चुनाव को लेकर वोट विवाद ने एक बार आज फिर से खूनी संघर्ष और खूनी रूप जो है ले लिया। जहां आपको बताते चले कि मधुबन थाना क्षेत्र में माधवपुर गांव में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई और जिसमें फरसा, तलवार और लाठी डंडों से हमला किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि इस झड़प में एक ही परिवार के लगभग आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है और जिसमें हिंसा की तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। मधुबन थाना अंतर्गत माधोपुर गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही 10 मिनट के अंदर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जो भी घायल व्यक्ति थे वहां पे उनको अस्पताल पुलिस के द्वारा पहुंचाया गया, जिनको बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल मोतिहारी रेफर कर दिया गया, जो फिलहाल अभी खतरे से बाहर हैं। इस घटना में संलिप्त 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी है। घटना का कारण एक विवादित जमीन है, जो इनका फिलहाल 20-25 वर्षों से माननीय न्यायालय में मामला चल रहा है। उस पर जलावन की लकड़ी उठाने के लिए मारपीट हुआ है। मौके पर पुलिस की तैनाती की गई है और अन्य जो भी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। अब खबर बिहार के पूर्वी चंपारण से है, जहां मोतिहारी में कथित भ्रष्टाचार के मामले में पुलिस विभाग के जीरो टॉलरेंस के दावे पर सवाल खड़े हो गए हैं। जी आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक कथित ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है और जिसमें बॉर्डर से जुड़े एक थाना क्षेत्र में तस्करों की कथित महीना वसूली की बात होने का दावा किया जा रहा है। बताते चले कि इसके साथ ही एक कथित वसूली सूची भी सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रही है और इन वायरल सामग्रियों में से एक प्राइवेट चालक और अन्य व्यक्ति के बीच वसूली के हिसाब किताब पर भी बातचीत होने का दावा किया जा रहा है। बताते चले कि जानकारी है कि इसमें नेपाल से भारत में व्यापार करने वालों से कथित रूप से महीने भर की कितनी रकम ली जाती है, इस पर भी चर्चा सुनाई देती है। और जहां वायरल ऑडियो में रफीक अंसारी, जो कि पहले आदापुर थाना में गाड़ी चलाता था, का भी जिक्र होने का दावा किया जा रहा है। के रीजन में हम काम किए। वो लोग गाड़ी चलवा रहा था। गाड़ी चलाने के बाद में ये बड़ा हुआ है तो बोले कि तुम बाहर के काम देखो। हम बोले क्या काम देखना है? तो कलेक्शन वलेक्शन जो होता है बॉर्डर इलाका, लोकल आदमी हो, तुम देख लो। हम बोले ठीक है। तो हम 1 महीना काम किए, उसके बाद में दिए तो बॉर्डर बंद हो गया। बॉर्डर बंद होने के बाद में ही बोले कि इतना पैसा तुम दो। हमको नहीं कि उतना पैसा हम कोई ठेका नहीं लिए हैं, आप आदेश किए तो हम जाके काम कर रहे थे। काम करने के बाद में जब काम नहीं चला तो हम बोले कि हमको बुलाया थाना, बोले कि क्या हुआ? हम कहें कि कोई नहीं काम चल रहा है, कौन काम बंद है, काम बंद है। तो बोले कि जो नहीं काम बंद नहीं है तो चलो छोड़ो, हमको जिससे कराना होगा करा लेंगे। है मेरा चौकीदार, हमारा चौकीदार काम कर लेगा। मैं ठीक है, जिससे कराना है आप करा लीजिए। उसके बाद में कल होके ये फ़ोन में हमारे मोबाइल पर मैसेज भेजे, पूरा एड्रेस लिख के कि आपको रंगदारी लेते हैं तो ये लेते हैं वो लेते हैं, आपको गलत केस में कोई चीज़ में हम फंसा देंगे। हमको नहीं कि हम क्या किए कि हमको फंसा दीजिएगा। उसके बाद बड़ा बाबू फ़ोन काट दिए। काटने के बाद हम बोले कि ठीक है, हम अपना गाड़ी है, अपना गाड़ी चलाते हैं, अपना काम करते हैं, अपना हम शादी ब्याह में लगे हुए हैं। तो ये हमको बार बार धमकी दे रहे थे। एक दिन हुआ कि गाड़ी अपना लेके जा रहे थे तो ये अपना चौकीदार लगाए कि गाड़ी में कुछ सामान रख दो। जिस गाड़ी में हम सन्हा भी करवाए हैं, रक्सौलन मंडल में सन्हा करवाए हैं, गाड़ी नंबर भी दिए हैं, जो गाड़ी हम चलाते हैं कि हो सकता है मेरा कभी भी कुछ धक्के फंसा से दिया जाएगा, इसीलिए अपना हम सन्हा भी करवाए हैं। आज के डेट में, आज हो गया तारीख आपका 17, हम जा रहे थे बारात। हमको बड़ा वो फ़ोन किए तो हम नेपाल में घुस गए थे, मगर नेटवर्क काम किया, जहाँ से बात हो गया। अब खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से है, जहां मौदहा कोतवाली में अपराध का साया लगातार गहराया जाता है। आपको बताते चले कि
कराहिया के गांव में अज्ञात कारणों से एक पड़ोसी युवक ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जहां आपको बताते चले कि कुल्हाड़ी से महिला पर कई वार किए गए और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। घटना बुधवार रात की बताई जा रही है। जब ग्रामीणों ने खून से लथपथ शव को देखा तो तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जहां मृतका की पहचान ग्रामीणों ने स्थानीय निवासी के रूप में की है, जो कि अकेली रहती थी। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि प्रारंभिक जांच में संदेह है कि पुरानी रंजिश या फिर व्यक्तिगत विवाद के चलते यह कृत्य किया गया है, जहां जो हत्या स्थल है उस पर भी फॉरेंसिक की टीम और फील्ड की यूनिट पहुंची और जहां से साक्ष्यों को संग्रहित किया गया है। तो बताते चले कि आरोपी युवक को फरार बताया जा रहा है, जहां पुलिस की टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं। तो वहीं बता दें कि इस घटना से इलाके में एक तरफ दहशत का माहौल है, तो वहीं लगातार बढ़ते अपराधों से ग्रामीणों में आक्रोश और लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां एसपी ने मामले की गंभीरता को लेते हुए विशेष टीम का गठन किया है, जहां आपको बता दें कि पीड़ित के परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बुधवार की शाम सुल्तानपुर पहुंचे और जहां आपको बता दें कि पार्टी के कार्यालय में मीडिया से उनकी ओर से बातचीत भी की गई, जहां बिहार चुनाव परिणामों पर विपक्ष के आरोपों पर खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि परिणाम आने पर विपक्ष नकारात्मक बातें फैलाता है। उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस को आईने को दोष देने की बजाय अपना चेहरा देखना चाहिए। चौधरी ने यह भी बताया कि बिहार में मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद चुनाव आयोग को एक भी शिकायत नहीं मिली थी। लगभग 12,000 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, लेकिन किसी ने भी किसी भी पोलिंग बूथ पर अराजकता या फिर मतदान प्रभावित होने की शिकायत नहीं की। जहां आपको बता दें कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान यानी कि SIR पर भी उन्होंने कहा कि यह हर 20 साल में होने वाला गहन अभियान है और इसमें केवल वही नाम हटाए जाएंगे जिनके निधन, पलायन, विवाह, दोहरी प्रविष्ट या फिर फर्जी पति की पुष्टि हो चुकी हो। अपने कार्यकर्ताओं की सब मेहनत, और अगर हम सरकार में हैं, सरकार के कामकाज का लेखा जोखा हम लोग लगातार अपने कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से जनता के बीच में रखते हैं। पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार ने कामकाज थे सरकार के, और पिछले 11 वर्षों में बिहार को लेकर अनेकों योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से दी गई। उन सारे विषयों को लेकर, सारे रिपोर्ट कार्ड को लेकर हम लोग जनता के बीच में गए और पूरा NDA का कुंभा पूरी ताकत के साथ हम लोगों ने एक बार पुनः नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बने, बिहार के विकास के लिए, बदलते हुए बिहार के लिए। और लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में NDA को इतना बड़ा बहुमत दिया है, और निश्चित रूप से आने वाली सरकार, नीतीश जी के नेतृत्व वाली सरकार, विकास, बिहार की जो अपेक्षाएं हैं जनता की, निश्चित रूप से पूरा करें। कांग्रेस सपा पार्टी का ये कहना है कि SIR की पार्टियां जो हारी हैं सर, वो अभी भी आरोप लगा रही हैं कि ये चुनाव आयोग ने ही पुनः गलती किया, इसीलिए हम लोग हारे। क्या इसका मतलब क्या सर? लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार जी। देश में संवैधानिक व्यवस्था, SIR संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन ने बहुत पारदर्शी व्यवस्था से इस प्रक्रिया को पूरा करा जी। आपने देखा हो जब SIR प्रारंभ हुई तो कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक बड़ी वोट अधिकार यात्रा निकाली, एक प्रकार से पूरा वातावरण बनाया। लेकिन जब फाइनल ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ मतदाता सूची का, तो एक भी शिकायत इलेक्शन कमीशन को नहीं हुई। बाद में चुनाव हुए, चुनावों में भी लगभग 12,000 का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। किसी एक भी प्रत्याशी ने किसी एक पोलिंग बूथ पर अराजकता की, पोलिंग को प्रभावित करने की कोई शिकायत नहीं। किसी एक पोलिंग प्रत्याशी ने, कैंडिडेट ने किसी भी पार्टी के रीपोल की मांग की है, और निश्चित रूप से सबने धन्यवाद किया। लेकिन जब परिणाम आए तो जो उनका स्वभाव है नेगेटिव एजेंडा चलाने का, मेरा उनसे निवेदन है सभी पार्टी के अपना चेहरा देखना चाहिए, ना कि आईने को दोष देना चाहिए।
सऊदी अरब में मदीना में जो सड़क हादसा हुआ है जिसमें भारतीय हमारे सड़क हादसे में जिनकी जान गई, उनके लिए सरकार किस तरह का कदम उठा रही है? निश्चित रूप से हमारे लिए, सबके लिए दुखद घटना है और सरकार संवेदनशील है। हमारे भारत के उच्चायोग या जो डेवलपमेंट है वो सब व्यवस्था बना रहे हैं और निश्चित रूप से सरकार जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। केरल में एफआईआर को लेकर केरल सरकार विरोध क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट गई है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, देश में न्यायपालिका के प्रति सबकी आस्था है, सबका विश्वास है। माननीय न्यायालय जो भी आदेश करेगा। बंगाल में आप तो खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की और। खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से है, जहां रोहटा गांव में बुधवार की शाम शराब के नशे में धुते एक युवक की तालाब में गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि दीपक पुत्र नेपाल अपने साथियों के साथ शराब पीकर घर लौट रहा था और जहां नशे की हालात में लड़खड़ाते हुए वह सड़क किनारे बने तालाब में अचानक से फिसलकर गिर पड़ा और जहां घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। तो वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों ने काफी प्रयासों के बाद उसे जैसे तैसे बाहर निकाला, लेकिन वह अपने बेहोश अवस्था में था और सिर व शरीर पर गंभीर चोटें भी थी। वहीं आपको बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस व ग्रामीणों की मदद से उसे सीएचसी रोहटा में ले जाया गया, जहां हालात गंभीर होने पर डॉक्टरों के द्वारा जिला अस्पताल मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं बता दें कि पुलिस ने मामले की जाँच को शुरू कर दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। संदीपन घाट थाना क्षेत्र में शेरगढ़ काशिया पूरब गांव में स्थित मदरसा दारुल उमूल गोसिया हबीबिया गंभीर विवादों में घिर गया है, जहां ग्रामीणों ने मदरसे के संचालक हाफिज शरीफ और उसके बेटे मोहम्मद मुदस्सिर पर, जो कि यहां का प्रधानाचार्य है, उस पर देश विरोधी गतिविधियों और कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने का आरोप लगाते हुए डीएम कार्यालय पहुंचकर शिकायत को दर्ज कराया। आपको बताते चले कि ग्रामीणों का कहना है कि जुम्मे की नमाज के दौरान कथित रूप से माइक बंद कर बाहर से आए लेक्चर के आधार पर भड़काऊ बातें जो है वो की जाती थी और जहां खुतबे में खालिफा हजरत अली के बारे में भी जो है गलत प्रचार किया गया और जिससे इलाके में नाराजगी और तनाव देखने को मिला है। तो वहीं आपको बता दें कि आशंका जताई गई है कि समय रहते कार्रवाई ना हुई तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं, जहां शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने पुलिस और इंटेलिजेंस की टीमों को जांच में लगा दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि अब जांच रिपोर्ट क्या सामने आती है या क्या कुछ इस पर कार्रवाई होगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। उनके जरिए से और उनके वालिद हैं शरीफ अंसारी, उनके जरिए से जो है मदरसे में माइक बंद करके अजीब अजीब टिप्पणी की जाती है। पर्ची आती है तो वो बोलते हैं, अब वो कहाँ से आती है, किसने भेजा, क्या है, इसके लिए हम लोग कमिश्नर साहब को भी जो है कंप्लेन कर चुके हैं। अब इसके बाद हम आए हैं, कमिश्नर साहब को कंप्लेन करने के बाद भी जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई, उसकी कोई रिपोर्ट अभी हम तक हमको नहीं मिली। अब हम आए हैं डीएम साहब के पास कि डीएम साहब इस चीज़ की जांच करें, हम ये लेटर उनको देंगे और इसके लिए पूरी कार्रवाई करने के लिए हम गुजारिश करते हैं। विरोध करते हैं तो क्या है, विरोध किया आप लोगों ने? हाँ, पिछले 2 साल से इनको समझाया जा रहा है, इनको भाईचारा से समझाया गया, इनको सब कुछ समझाया गया, इनके नहीं समझ में आ रहा है। ये मौलाए कायनात अली इब्ने अबू तालिब हमारे चौथे खलीफा की शान में गुस्ताखी करते हैं और रोज़ करते हैं, हर जुमे को करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोलते हैं। इनके दिमाग में क्या भरा है, ये पाकिस्तानी आइडियोलॉजी लेके आए हैं। सर तन से जुदा ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। योगी आदित्यनाथ जी से मेरी गुजारिश है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये कौशाम्बी में मदरसे के संचालक व प्रधानाचार्य के देश विरोधी गतिविधियों को लेकर ग्रामीणों ने डीएम से शिकायत की है। बता दें कि पूरा मामला संदीपन घाट थाना क्षेत्र के पूरब कसिया के शेरगढ़ मदरसे का बताया जाता है, जहां शिकायतकर्ता ने बताया कि वहां के संचालक व प्रधानाचार्य वहां के बच्चों को देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें पाठ पढ़ाते हैं। फिलहाल शिकायतकर्ता ने यह भी बताया है कि उन्हें बंद कमरे में स्कूल टाइम खत्म होने के बाद भी बच्चों को
देश विरोधी गतिविधियों को के बारे में ज्यादा अधिक जानकारी देते हैं, उन्हें बढ़ावा देने का प्रचार प्रसार करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के कुछ उपदेशों को लेकर काफी उन्हें जोर शोर से प्रसार करते हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया है कि जो उसके प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं, मदरसे के वह संचालक हैं, वो काफी इन दिनों काफी इन मामले को लेकर काफी जोर पे हैं और जो इनका विरोध करते हैं, फिलहाल उन्हें धमकी भी देते हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया है कि फिलहाल ये जिहादी व कट्टरपंथी के मानसिकता वाले लोग हैं, ये पाकिस्तानी और कई देश के जो बातें बड़ा तारीफ करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें अगर जो ग्रामीण होते हैं अगर इसका विरोध करते हैं तो फिर वो धमकी भी देते हैं। अब शिकायतकर्ता ने जब यह बात एक लिखित प्रार्थना पत्र देकर डीएम से आग्रह किया है कि इस मामले को लेकर संज्ञान लिया जाए, नहीं जो काफी इस मामले को बीच में जो तनाव बढ़ सकता है, देश में तनाव हो सकता है, क्षेत्र में काफी इस विषय को लेकर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि डीएम ने इस शिकायत को देखते हुए पुलिस व इंटेलिजेंस को अलर्ट कर दिया है। अब पुलिस लगातार इस मामले की छानबीन कर रही है। कौशाम्बी से नवनीत सिंह, इंडिया वाइस। अब खबर मेरठ से है, जहां टीपी थाना नगर क्षेत्र बेपूठा गांव के पास देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि जिसमें तेज रफ्तार पल्सर बाइक सड़क किनारे खड़े एक टैंकर में जा घुसी, जहां हादसा इतना भीषण था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। तो वहीं आपको बता दें कि उस पर सवार 3 छात्रों में से एक की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक और दोनों घायल छात्र मेरठ के खजोली गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जहां जानकारी के अनुसार तीनों छात्र देर शाम घूमने के लिए निकले थे और जहां लौटते समय पूठा गांव के पास यह दर्दनाक हादसा हुआ। अब खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन मोथा अशोक जैन और पुलिस उप महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र संजीव त्यागी ने बुधवार को पुलिस कार्यालय सिद्धार्थनगर और बांसे कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान एडीजी ने जनप्रतिनिधियों व मीडिया से वार्ता में जिले की कानून व्यवस्था पर विस्तार से जानकारी दी। तो वहीं आपको बताते चले कि बांसे कोतवाली में अधिकारियों ने सभी पटलों को गहन निरीक्षण किया है और जहां क्षेत्रीय चौकीदारों को कंबल व टॉर्च भी वितरित की गई। बेसिकली मेरे यहाँ आने का मकसद वार्षिक भ्रमण था और मैं सुबह से यहाँ आकर लगातार निरीक्षण कर रहा हूँ। पुलिस लाइन का पहले भ्रमण किया, फिर पुलिस कार्यालय का, एस्टैब्लिशमेंट ब्रांच का, अकाउंट सेक्शन का मैंने निरीक्षण किया। उसके बाद अभी क्राइम का निरीक्षण हुआ, जिसमें सभी थानाध्यक्ष और क्षेत्राधिकारी और सभी अधिकारी मौजूद थे। कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें क्राइम के बारे में बात हुई, प्रोसिक्यूशन यानी कि जो अपराधियों को सजा दिलाने के बारे में बात हुई, नेपाल बॉर्डर के बारे में वार्ता हुई, महिला अपराध के बारे में वार्ता हुई, बहु बेटी सम्मेलन के बारे में वार्ता हुई, साइबर अपराध के बारे में वार्ता हुई। तो ये सारी जो पुलिस की प्रक्रिया है, जो कार्रवाई है, उसके संबंध में विचार विमर्श किया। सर, नेपाल ककराओं में इमिग्रेशन सेंटर नहीं है, उसके बाद भी सर बसें यहाँ से पार हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले खुनवा बॉर्डर पर उसी बसों में थाईलैंड का गांजा बरामद हुआ था। तो ऐसे में लगता नहीं कि सर सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है? नहीं, बिल्कुल, ये बहुत सारे क्रॉसिंग पॉइंट है जहाँ से बसों का जाना अलाउड है और उसमें अलग अलग उसके वो है। कई जगह पे खाली लोकल नागरिक ही आ जा सकते हैं, कई जगह पे बसें जाती है, वाहन अलाउड है, कई जगह पे विदेशी नागरिकों का इमिग्रेशन अलाउड है। तो जिस जगह जो भारत सरकार ने जो व्यवस्था कर रखी है, उस व्यवस्था को ही सुचारू रूप से चलाना है। अब खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां जिले में एसआईआर की प्रक्रिया पूरे जोरों के साथ चल रही है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रशासन के अनुसार अब तक लगभग 98% मतदाताओं तक एसआईआर के फॉर्म पहुंच चुके हैं। तो बताते चले कि जिससे कि बड़ी उपलब्धि भी माना जा रहा है और जहां आगरा की 9 विधानसभा क्षेत्रों में तैनात लगभग 3600 से अधिक बीएलओ घर घर जाकर वोटर्स को फॉर्म भी वितरित कर रहे हैं, जबकि डीएम अरविंद मलप्रप्पा बनगारी खुद इस अभियान की निगरानी कर रहे हैं, जहां विधानसभा स्तर पर भी एआरओ और सुपरवाइजर्स भी फील्ड्स में उतरकर काम की गति को लगातार बढ़ा रहे हैं। तो वहीं इंडिया वॉइस से बातचीत में डीएम
बंगारी ने यह भी बताया कि आगरा वासियों से अपील की गई है कि वे फॉर्म को जमा करने में आखिरी दिन का इंतजार ना करें, क्योंकि अंतिम तिथि पर भीड़ बढ़ने से प्रक्रिया में देरी हो सकती है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि फॉर्म भरने में किसी भी तरह की समस्या होने पर मतदाता अपने BLO से संपर्क कर सकते हैं और जिसके पास 2003 के वोटर लिस्ट भी उपलब्ध है। प्रदेश में SIR लागू हो गई है। आगरा की बात करें तो आगरा में भी जोर शोर से ये प्रक्रिया चल रही है। आगरा DM हमारे साथ हैं। सर, तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं, ये प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है? कितने % लोगों को जो मतदाता हैं उन तक फॉर्म पहुँच चुके हैं? जो 98.5% जो फॉर्म में बढ़ चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। एंड इसके अतिरिक्त जो इसके फॉर्म बंटने के बाद जो इसका भर के डिजिटाइजेशन का काम होता है, हर एक फॉर्म को डिजिटाइजेशन की जाती है, वो भी काम हर बूथ पे शुरू हो चुके हैं। एंड लगभग आज के सुबह की फिगर 5.5% डिजिटाइजेशन काम शुरू हो गया है। इसमें बेसिकली मेरे लोगों से अपील ये है कि BLO के पास उनके पास जो पुराने SIR का 2003 का जो उनके पास वोटर लिस्ट उपलब्ध है, उसका भी सहायता ले सकते। BLO आपको मदद करेगा। और जो आपके गणना प्रपत्र दिया गया उसके पीछे voter.eca.gov.in पे अभी जाके आप सिंपल है, अब जाएंगे तो उसमें SIR करके एक अंदर उस साइट पे जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन का SIR करके एक विंडो आएगा या स्लैब आएगा, टाइल आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो जहाँ भी वो आपको देखना चाहते हैं 2003 का, वो आपको मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आपके पास उस समय उपलब्ध सूचना है वो भर के हस्ताक्षर करके दे देंगे तो ये फॉर्म ड्राफ्ट पब्लिकेशन में लिया जाएगा। मेरा अपील ये भी है कि कुछ लोग जो BLO घर घर जा रहे हैं, कुछ लोग फॉर्म नहीं दिए, जो भर के फॉर्म नहीं दिए जा रहा, वो थोड़ा आखिरी दिन का वेट भी कर रहे हैं। आप सभी से अपील है कि आखिरी दिन का वेट ना करें, कि कुछ लोग है ना, तो कृपया जब भी आपके घर BLO दूसरी बार आ रहा है उनको सहयोग लीजिए। कुछ आपको कोई जानकारी नहीं है तो या तो हमारी जो BLO और अन्य जो ECI की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए कृपया भर के दे दें। सर, आगरा में 9 विधानसभाएं, 36 लाख वोटर हैं, लेकिन बड़ी समस्या विधानसभाओं से ये निकल कर आ रही है कि BLO हर एक मतदाता के घर पर नहीं पहुंच रहा है। अगर वो फॉर्म SIR जो फॉर्म है अगर वो नहीं पहुंचा, मतदाता ने सबमिट नहीं किया, तो वो कहीं ना कहीं वोट से वंचित रह गए। इसमें फीडबैक भी लिया गया था। ये इसका ऐसा नहीं है कि हर BLO घर घर नहीं गया, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में एक शिकायत आई थी। बाकी जो लगातार BLO घर जा रहा है एंड लगातार सारे अधिकारी फील्ड जा रहे हैं। एवरी ERO हर दिन फील्ड में है, ERO फील्ड में है, सुपरवाइजर्स फील्ड में है और हर व्यक्ति BLO हमारे टच में है। तो इसके अतिरिक्त बुक कॉल पे भी कॉल भी आता है। ये जो बताया जा रहा है ये सही नहीं है। इसके अतिरिक्त कहीं भी इशू आते, शिकायत आती है तो उसको तत्काल अटेंड की जाती है। एंड आप सभी से अपील है कि कृपया आखिरी दिन तक वेट ना करें, भर के दे दें। थैंक यू। आगरा DM तो इनका साफ तौर से कहना है तकरीबन जो SIR की जो प्रतिक्रिया है वो जोर शोरों से चल रही है। आगरा की बात करें तो आगरा में 9 विधानसभाएं, 36 लाख वोटर हैं और BLO हर एक मतदाता के यहाँ पर पहुंचकर वो फॉर्म दे रहा है और लोग आखिरी दिन का इंतज़ार ना करें, फॉर्म भरकर BLO को जमा करा दें। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।